हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले वाली क्लास में नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा और उसके शासनकाल जो 1799 से 1815 तक रहा पूरा, उसको हमने दो भागों में बांटा। पहला प्रथम सलाहकार के रूप में और दूसरा फ्रांस के सम्राट के रूप में। प्रथम सलाहकार के रूप में उसकी जो भूमिका रही उसके बारे में पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सम्राट के रूप में नेपोलियन की क्या भूमिका रही फ्रांस में। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने नोत्रे दाम गिरजाघर में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद वह फ्रांस का विधिवत सम्राट बन गया। इस अवसर पर रोम से पोप को आमंत्रित किया गया। नेपोलियन ने इस अवसर पर पोप पायस सप्तम के हाथों से राजमुकुट लेकर यह कहते हुए स्वयं धारण किया अपने हाथ से कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया, जिसे अपनी तलवार की नोक पर मैंने पाया है, तो इसे पहनाने का श्रेय मैं दूसरों को क्यों दूं। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने राज्याभिषेक के बाद स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और उसके बाद उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रारंभ किया, जिसमें उसका सामना ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड सहित उसके जो विभिन्न विरोधी राष्ट्र थे उनसे हुआ। 2 दिसंबर 1805 में ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में हम पढ़ चुके हैं पहले कि ऑस्ट्रिया के साथ उसका युद्ध हुआ था। यह इतिहास में 3 सम्राटों फ्रांसिस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम और नेपोलियन के मध्य युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं को नेपोलियन ने परास्त किया था। ऑस्ट्रिया को फ्रांस से विवश होकर प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। ध्यान रखना इनकी डेट, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी 26 दिसंबर 1805 को। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला कि जर्मनी का पुनर्निर्माण हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर राइन राज्य संघ का निर्माण किया और उनको फ्रांस के अधीन कर लिया। प्रेसबर्ग की संधि से ऑस्ट्रेलिया को अपने वेनमाशिया, इरिस्ट्रिया, डेलमाटिया जैसे क्षेत्र फ्रांस को देने पड़े। इस तरह से ऑस्ट्रिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फ्रांस का अधिकार हुआ। साथ ही फ्रांस के नेतृत्व में 16 राज्यों के जर्मन राज्य संघ का इस दौरान निर्माण हुआ। इसके बाद 1806 में जेना के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय को पराजित किया और इसी के कुछ समय बाद 14 अक्टूबर 1806 को और फ्रीडलैंड का युद्ध था। उसमें नेपोलियन ने रूस को भी परास्त किया। इस युद्ध में पराजय होने के बाद रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम को टिलसित की संधि 7 जुलाई 1807 काफ़ी फेमस है। टिलसित की संधि 7 जुलाई 1807 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह संधि नेपोलियन के जो उत्कर्ष था उसकी चरम सीमा थी। इस संधि के द्वारा रूस ने नेपोलियन द्वारा हॉलैंड, जर्मनी तथा इटली में किए गए जो परिवर्तन थे नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा उनको स्वीकार कर लिया। प्रशा का जो विघटन हुआ था उसको भी स्वीकार किया। इस तरह से नेपोलियन ने अपनी कूटनीतिज्ञता के द्वारा इन शक्तिशाली देशों के साथ संधि करी और उनको इस बात के लिए बाध्य किया कि वो अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र फ्रांस को दें। अंत में नेपोलियन ने वेग्राम के युद्ध में जो जुलाई 1809 में हुआ, ऑस्ट्रिया को परास्त करके वियना की अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इन सभी क्षेत्रों की विजय के बाद उसने महाद्वीपीय इंग्लैंड के विरुद्ध महाद्वीपीय प्रणाली प्रारंभ करने का निश्चय किया, क्योंकि इंग्लैंड हम पहले पढ़ चुके हैं
कि उस समय तक एक संपन्न राष्ट्र था और फ्रांस का परंपरागत शत्रु रहा इंग्लैंड। तो फ्रांस अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की स्थिति को कमज़ोर करना चाहता था, इसीलिए उसने महाद्वीपीय प्रणाली को शुरू किया। अब आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली क्या थी। अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है तो उसमें लिखिए, इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप्प करने के उद्देश्य से या समाप्त करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने जिस योजना को प्रारंभ किया उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहा जाता है। या नेपोलियन ने इंग्लैंड के साथ एक व्यापारिक युद्ध लड़ा, उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहते हैं। अब एक किस तरह से हुई, सबसे पहले 21 नवंबर 1806 को नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी ओर से एक आदेश जारी किया जिसे बर्लिन के आदेश के नाम से जानते हैं। जेना के युद्ध के बाद नेपोलियन बर्लिन पहुंचा और यहाँ से उसने एक आदेश पारित कराया कि पहला आदेश था, यूरोप से इंग्लैंड जाने वाले जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूरोपीय बंदरगाहों को ब्रिटिश जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया और यह नियम भी लगाया कि अगर यदि कोई ब्रिटिश व्यापारी यूरोपीय बंदरगाहों पर मिलता है तो उसको बंदी बनाने के आदेश जारी कर दिए गए। यह आदेश किसकी तरफ से हुआ था बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से, बर्लिन से। अब इसके विरोध में इंग्लैंड क्या करता है? जनवरी 1807 में बर्लिन आदेश के विरुद्ध इंग्लैंड ने भी यह आदेश जारी किया जिसके अनुसार सभी जहाज़ जो फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्रों के हैं उन्हें इंग्लैंड क्या करेगा? जब्त कर लेगा। दूसरा, यूरोप पहुंचने से पूर्व सभी तटस्थ जहाज़ों को ब्रिटिश बंदरगाह तक पहुंचना होगा। यहाँ पर इंग्लैंड की व्यवस्था यह अच्छी थी बच्चों कि उसने अपने आदेशों को पूरे पुख्ता ढंग से लागू किया, क्योंकि उसकी क्या थी? नौसैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत थी। नौसेना के क्षेत्र में इंग्लैंड को काफ़ी मजबूत माना जाता था। अब जब इंग्लैंड ने अपना यह आदेश जारी कर दिया तो 17 दिसंबर इसके जवाब में 17 दिसंबर 1807 को मिलान से उसने एक आदेश जारी किया फ्रांस ने कि सभी तटस्थ जहाज़ जो इंग्लैंड से आएंगे उनको फ्रांस जब्त कर लेगा। इस तरह का उसने यह आदेश जारी किया। उसके बाद फाउंटेनब्लू के आदेश जारी हुए कि सभी ब्रिटिश सामग्री को यूरोपीय बंदरगाह पहुंचने पर जला दिया जाए। ऐसा नेपोलियन ने आदेश जारी किया। लेकिन फ्रांस की एक कमी थी कि उसने कभी भी अपने जो आदेश थे, जितने भी उसने आदेश निकाले, चाहे बर्लिन का आदेश हो, मिलान का आदेश हो, फाउंटेनब्लू का आदेश हो, उनको उस तरह से लागू नहीं किया जिस तरह से इंग्लैंड ने इनको लागू किया था। केवल उसका एक उद्देश्य था महाद्वीपीय प्रणाली के माध्यम से कि इंग्लैंड का जो व्यापारिक प्रभुत्व है उसको यूरोप में समाप्त करके फ्रांस को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना था। लेकिन उसकी यह योजना सफल न हो सकी और वह असफल रही। इसके क्या परिणाम निकले? पहला कि इस व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों की यूरोप में कमी हो गई, मूल्यों में वृद्धि हो गई चीज़ों के। जब माल को जब्त कर लिया गया तो तस्करी में वृद्धि हुई क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही देशों को इससे हानि हुई। तटस्थ राज्यों में आपस में विवाद प्रारंभ हो गए। नेपोलियन के मित्र राष्ट्रों के साथ असहयोग के कारण
उसको इस योजना में असफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूस, हॉलैंड, स्पेन जैसे देश ने नेपोलियन का साथ नहीं दिया। नेपोलियन की प्रतिष्ठा को इससे आघात लगा। अब हम देखेंगे कि आखिर क्यों। आपको इसी तरह से लिखना है, पहले बताना है प्रणाली के बारे में, उसके बाद इसके परिणाम बताने हैं और फिर इसकी असफलता के क्या कारण रहे। सबसे पहला है असफलता का कारण कि इंग्लैंड को व्यापारिक क्षेत्र में परास्त करने की जो योजना थी वो इंग्लैंड की सर्वोच्च नौसैनिक क्षमता के आगे विफल हो गई, क्योंकि नौसैनिक क्षेत्र में इंग्लैंड की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। दूसरा, मित्र राष्ट्रों का पूरी तरह से असहयोग की नीति रही। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन बोनापार्ट को सहायता नहीं करी। व्यापक स्तर पर तस्करी हुई माल की, क्योंकि माल को जब्त कर लिया गया था, लोगों को ज़रूरत थी, तो विभिन्न प्रकार से माल की तस्करी हुई, जिससे यह योजना असफल रही। पुर्तगाल और स्पेन ने इसका विरोध किया पूरी तरह से। इसके अलावा ब्रिटेन के विश्व भर में उपनिवेश फैले हुए थे, जहाँ से वह कच्चा माल मंगाता था। अतः जब तक इन सभी उपनिवेशों पर प्रतिबंध न लगा दिया जाता, तब तक इस जो प्रणाली थी उसकी सफलता की आशा करना सही नहीं था। इंग्लैंड ने अपने विभिन्न साधनों के द्वारा अनाज का सफलतापूर्वक आयात किया, जिससे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। इस योजना द्वारा केवल यूरोप के जो विभिन्न देश थे वो ही नेपोलियन के विरोध में नहीं खड़ी हुए, बल्कि फ्रांस का जो मध्यम वर्ग था उसने भी नेपोलियन बोनापार्ट का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनके अनुसार यह योजना फ्रांस के हित में नहीं थी। इस तरह से महाद्वीपीय व्यवस्था का जब लागू किया गया, उसके बाद प्रशा, रूस और स्पेन से होने वाले युद्धों ने इस व्यवस्था को पूर्णतः विफल कर दिया और इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट की जो योजना थी महाद्वीपीय प्रणाली वाली वो सफल नहीं हो सकी। इस तरह से हम लोगों ने महाद्वीपीय प्रणाली के बारे में पढ़ा। तो आप बताइए पहले महाद्वीपीय प्रणाली क्या थी। इंग्लैंड के साथ उसकी व्यापारिक समृद्धि को रोकने के लिए जो नीतियाँ अपनाई उसको महाद्वीपीय प्रणाली कहा गया। इसके क्या उपाय, इसमें क्या क्या आदेश जारी हुए, इसमें इसके क्या परिणाम निकले और असफलता के कारण सबके बारे में हमें पढ़ा। इनको आराम से पढ़िए और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछिए। धन्यवाद।